बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज खैरियत से हो तुम? आज बहुत चहकती लग रही हो। चहकती इसलिए लग रही हूँ कि अभी शो स्टार्ट होने से पहले हरमीत का एक मैसेज आया और मुझे उस पर इतनी हंसी आई है ना कि मतलब इसने क्या मेरा मूड एकदम अच्छा कर दिया। अच्छा तो चल के पूछते हैं ना हरमीत साहब क्या मैसेज कर रहे हैं इस वक्त बैठे हुए और क्या वो बताएगा नहीं। अच्छा हरमीत क्या मैसेज किए जा रहे हो तुम? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सर। वैसे रोहमा ने ब्लैक सूट पहना था तो ब्लैक पे मुझे पोइट्री याद आ गई, मैंने वो भेज दी। मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है, कम से कम मूड खुशगवार हो जाएगा। अच्छा, वो मैं आज आ रहा था ना तो मैंने देखा वो एक ये जो चिंची रिक्शे टाइप के है ना, उसके पीछे एक बंदे ने लिखा हुआ था कि जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया तो मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। सही है। तो मैंने कहा भाई ये बहुत अच्छा है, मतलब शेर अपने लवाजमात में तो पूरा है, बिल्कुल, बाकी जो है वो मतलब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया तो बेचारा जो है। अब आगे की बात है कि लाहौर में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन गांव वो छोड़ के आ गया बाजी। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। बट आज हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है डेली डोज के लिए, सो हम सबसे पहले आपके साथ रन डाउन आज का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होगा पब्लिक का डेली डोज, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे की क्या वजूहात हैं, इस पर हम तफसीलन शो में बात करेंगे। फिर डिप्रेशन की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन तो होती चली जा रही है, बट डिप्रेशन जो है हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, बॉडी ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है इन डिफरेंट वेज। सो जिस्मानी कमज़ोरी भी पैदा होती है डिप्रेशन के सबब, इस पर आज हम शो में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। फिर हमारे यहाँ पर जो अदालती निज़ाम है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और कई साल गुजर जाते हैं और लोग जो हैं वो इंसाफ के मुंतजर होते हैं। क्या वजूहात है, किस तरह से अदालती निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकती है, इस पर आज हम शो में गुफ्तगू करेंगे। और जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए कर्ज़े हसना स्कीम का आगाज़ हो चुका है, स्कीम के तहत किस तरह से जो यंगस्टर्स हैं वो फ़ायदा उठा सकेंगे, इस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज और आगाज़ हम आज स्टोरी करेंगे कि खुराक के ज़िया के मुतालिक आगाही का आज इंटरनेशनल डे जो है वो मनाया जा रहा है और दुनिया में हर साल 900 मिलियन टन से ज़्यादा खुराक जो है वो ज़ाया होती है रऊफ साहब। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में ओवरऑल जितनी भी खुराक की पैदावार है उसका भी 40% जो हिस्सा है वो ज़ाया होता है। सो बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जब आप किसी शादी में जाते हैं, किसी इवेंट पर जाते हैं, अपने घर में होते हैं, तो काइंडली खुराक को ज़ाया होने से बचाएं, क्योंकि ये जो खुराक है बहुत से लोगों का पेट भर सकती है। बहुत से लोग हमारे यहाँ पर ऐसे जिनको प्रॉपर खुराक मुहैया नहीं होती। सो इस दिन को मनाने का मकसद ये है। मैं इसमें ये बताऊं कि बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा खुराक ज़ाया होती है और उसकी वजह ये है कि वो जो बेकरी आइटम्स और इस तरह की चीज़ें हैं ना, या खाने पीने की जो पकी हुई चीज़ें होती हैं, उसको 2 घंटे से ज़्यादा वो नहीं रखते उसकी फ्रेशनेस के लिए। जैसे ही 1-2 घंटे होते हैं वो उसको ज़ाया कर देते हैं। तो वो बहुत वहाँ पे भी कैंपेन चलती है कि जी मतलब इसको बचाया जाए, इसको अफ्रीका में या उन ममालिक में जहाँ भूख बहुत ज़्यादा वहाँ भेजा जाए। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी इसी तरह से है कि जो बेकरी आइटम्स हैं, ये वे जो अच्छी बेकरियाँ हैं, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, वो ज़ाया कर देते हैं फिर मतलब वो एक तो वो ज़ाया होती है। बट आप ये देखें कि जब शादियाँ वगैरह होती है, हरमीत ने भी यकीनन ये वाली चीज़ तो विटनेस की होगी, स्पेशली पाकिस्तानी शादियों में अगर आप देखें तो लोग जब खाना खुलता है तो इतना भर भर के प्लेट्स में डाल लेते हैं, जैसे आज मिल रहा है तो शायद दोबारा आपको खाने को ना मिले। तो इससे भी खुराक का बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। मेरे ख्याल में जितनी आपको भूख है बार बार डाल लें, बट खाना जाया ना हो। बट एक और चीज मुझे आजकल अच्छी लग रही है, मैं लाहौर के 2-3 रेस्टोरेंट्स में विजिट करने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ होता ये कि अगर बुफे सिस्टम है, खाना बुफे के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो अगर आप अपना खाना ज़ाया नहीं करें तो वो आपको एडिशनल 25% 20% डिस्काउंट देते हैं। सो इससे लोग जो है कॉन्शियस रहते हैं और खाना ज़ाया नहीं होने देते। हरमीत, अपना ज़रा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मैं बिल्कुल सही बात रऊफ साहब ने कि बाहर दुनिया में, खासकर सऊदी अरब की मैं बात करूं, दुबई की मैं बात करूं, वहां पे इससे ज्यादा तादाद में चीजें ज़ाया हो रही हैं। तो वही बात आपकी दुरुस्त है कि बाकी ऐसे कई लोग हैं जो जिनको रोटी चाहिए, जिन्होंने अपने पेट भरना है, उनको जायका नहीं चाहिए बल्कि रोटी चाहिए। तो अगर हम उनको यही खाना दे देते हैं, अपना जो बचा खाना, कम से कम वो अपना पेट भर सकेंगे। सिर्फ यही कमेंट्स करूंगा। बाकी तो आपने देखा कि हमारे यहाँ शादी नहीं बल्कि यहाँ पे जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है या कोई बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो लोग ऐसे भागे जाते हैं जैसे खाना कभी मिला नहीं। ये चीज हम देखते हैं और फिर प्लेटें भर भर के खाते हैं। तो ये जाती है भैया, थोड़ा सा खाए।
बिल्कुल ठीक हो गया। अगली स्टोरी की तरफ आज हम आते हैं और अगली स्टोरी हमारे पास ये है कि आरज़ाए कल्ब में मुब्तला लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ जो है वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल वो आज जर्मनी में स्टे करेंगे, उसके बाद अमेरिका के लिए रवाना होंगे जहां पर उनका जॉर्ज वाशिंगटन हॉस्पिटल में इलाज किया जाएगा। और उनके जो डॉक्टर्स की टीम है उसमें पाकिस्तानी अदाकारा रीमा खान के हस्बैंड डॉक्टर तारिक शहाब भी मौजूद हैं। और इस हवाले से जो इलाज के हवाले से इंतजाम जो है वो अमेरिका में मुकम्मल कर लिए गए हैं। 10 दिन की ताखीर से अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। एयर एम्बुलेंस के आने में पहले कुछ मसाइल थे, दीगर कुछ मसाइल थे, लेकिन अब वो अपने अहले खाना के 3 लोगों के साथ अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। बट द पॉइंट इज, हमारी दुआएं भी ये है कि अगर इतना खर्चा आ रहा है, हुकूमत ने भी एक जिम्मेदारी ली है उनके इलाज की भी, एयर एम्बुलेंस की भी, तो हमारी दुआएं ये हैं कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए और वो सेहतयाब होकर पाकिस्तान वापस लौटें। आमीन। बस कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी है, पेचीदगी बड़ी है उनके, मतलब जो कि उनका एक वॉल्व कहते हैं लीक हो रहा है, खून जो है, हाँ खून जो है वो फेफड़ों में जा रहा है और इसी तरह से उनके फेफड़े काम नहीं कर रहे सही तरह से, गुर्दों का भी मसला है, डायबिटीज का भी है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। अगली स्टोरी आज की हमारे पास ये है कि वस्ती एशिया के मुल्क काज़ाकिस्तान के एक देहात के बासियों को नींद की अजीब और पुरअसरार बीमारी लाहक है। और ये बेसिकली ये बीमारी ऐसी है कि लोग अगर अपना काम शाम कर रहे हैं तो उस दौरान वो अचानक सो जाते हैं और कई कई हफ्तों तक सोए रहते हैं। फिर बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में अगर जा रहे हैं। जी जी हरमीत। जी जी रोमा, मुझे एक स्टोरी याद आ गई। मेरे साथ एक बोंदू भाई थे, बंगाली भाई, वैसे बोंदू कहते हैं दोस्त को। तो बोंदू भाई काम करते, वो मोप लगाते लगाते ना वो ऐसे सो जाते थे। तो मैं फिर कोशिश करता हूँ भैया उठ, तो मुझे वो याद आ गया स्टोरी से। वैसे ये बीमारी काफी जगहों में बड़ी ज्यादा हम देखते हैं, लेकिन अच्छा, ये गांव का किस्सा बड़ा कमाल का है। किस्सा कमाल का है। जाते जाते सो जाए, स्कूल बच्चे क्लासेस ले रहे हैं और उसके दौरान सो गए, अब कई कई दिन तक सोए रहते हैं। इसके लिए टीचर सो गया तो हाँ, मैं वही कह रहा था, टीचर पता नहीं सोते हैं कि नहीं साथ में, सोते होंगे ना। ओवरऑल लोगों में पाई जा रही है, सारा स्कूल सो रहा है। और रिसर्च जब इस पे की गई तो ये कहा गया कि इसकी जो वजह है वो ये है कि गांव के करीब यूरेनियम की कुछ माइंस हैं, खाने हैं, इसकी वजह से ये जो बीमारी है वो लोगों में बढ़ रही है। आई डोंट नो इसका लिंक। अच्छा, वैसे वो कमाल का सीन होगा पाजी जब कोई मुजरिम को पुलिस पकड़े और अचानक पुलिस को नींद आ जाए और ऐसे हथकड़ी बन के सो जाए, तो लेकिन मुजरिम भी सो जाएगा का सीन एक अलग होगा भाई, मुजरिम भाग जाएगा, मुजरिम भी सो जाएगा। नहीं, वो कोई आगे फासले पे सो गया था। बट ये कोई थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी खबर थी जिसको हमने थोड़ा मजाक वाले अंदाज में कर दिया। बट एनीवेज, अगली स्टोरी आज की हमारे पास ये है कि जनाब पाकिस्तान में अब 12 साल तक के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। इसके लिए करना क्या होगा, एनसीओसी ने ये अहकाम जारी किए हैं। इस हवाले स्कूल्स में एक कैंपेन्स, आगाही कैंपेन्स जो हैं वो चलाई जाएंगी, प्लस बच्चों का जो बे फॉर्म है उसको 1166 पर सेंड किया जाएगा, जिसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा और मुतल्लिका सेंटर पर जाकर आप वो मैसेज दिखाकर बच्चों को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। कल ही मैं मतलब कुछ लोगों के बारे में फिर मुझे खबर मिली है, मुझे बड़ा ही सदमा हुआ कि बड़े करीबी अजीजों के जो भाई या मतलब वो फौत हो गए कोरोना की वजह से, लोगों को अभी तक संगीनी का एहसास नहीं हो रहा और वो इसी तरह से बाजारों में बगैर मास्क के फिर रहे होते हैं, समाजी फासला नहीं रखते। तो बराह करम हम फिर बार बार अपने अपील करते हैं यहाँ पे लोगों से कि खुद को भी वैक्सीनेट करवाएं, अपने बच्चों को भी वैक्सीनेट करवाएं, जितना जल्दी से जल्दी हो ये काम करें। बिल्कुल ठीक। तो जनाब ये तो था आज का पब्लिक का डेली डोज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस। तो पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान के इस्तीफे की क्या वजूहात बनी अचानक से, इस पर तफसीलन हम डिस्कशन करेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। और क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने इस्तीफा दे दिया है। जराए का कहना है कि वसीम खान ने गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब को अपना इस्तीफा पेश किया और आज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास होगा जिसमें वसीम खान के इस्तीफे पर गौर किया जाएगा। वैसे इनकी मुद्दत मुलाजमत जो थी वो फरवरी 2022 में मुकम्मल होनी थी, लेकिन
जो रीजंस अभी तक सामने आ रही हैं वो रीजंस ये हैं कि इख्तियारात में कमी की गई, जिस पर वसीम खान खासे नाला थे, नाखुश थे, जिसके बायस उन्होंने अपना इस्तीफा रमीज राजा को पेश किया। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार, स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक में ज्वाइन किया। सर फरमाइएगा, रीजंस तो यही सामने आ रही हैं कि वो नाखुश थे और इख्तियारात में उनके कमी की गई, लेकिन देखा गया है कि जब से रमीज राजा साहब ने अपना ओहदा संभाला है, वकार यूनुस अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए, मिसबाउल हक अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए, अब वसीम खान साहब का ये इस्तीफा, क्या कहेंगे सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया रोमा, अब्दुल रऊफ साहब आपको और हरमीत आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि ये इट वाज ऑन द कार्ड। ये तो जब रमीज राजा ने तो 13 सितंबर को चार्ज लिया, 17 दिन में कौन से ऐसे इख्तियारात जो थे जो वसीम खान साहब को नहीं मिले। वसीम खान साहब को वे आउट चाहिए था। आपने खुद कहा, पहले वो दिसंबर 2018 में आए एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फिर फरवरी 2019 में वो पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव बने। बीच में उन्होंने खबरें चलवा दी कि गवर्निंग बोर्ड ने, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीह कर दी है। बाद में उसकी तरदीद हुई और अब चूंकि एक नियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, रमीज राजा मुतहरिक चेयरमैन है, 59 बरस के, और चूंकि एहसान मानी लेकर आए थे वसीम खान साहब को, तो उनके साथ एक केमिस्ट्री मिलती थी, इक्वेशन उनकी अच्छी थी। तो अब वसीम खान ने नविश्ते दीवार पढ़ लिया, उन्होंने देख लिया कि अब उनके लिए चलना मुश्किल होगा, तो उन्होंने आफियत इसी में जानी कि वो इस्तीफा दे दें। बड़े इख्तियारात मानी साहब ने, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनको दिए हुए थे। वो एक तरह से स्याह सफ़ेद के मालिक थे, बाहर के लोगों को जाना, कोचेस को हायर करना, वो सारे मेरे ख्याल में उनके इख्तियारात में वो शामिल इस्तेमाल करते रहे उसको। तो अभी अगर वो रहते भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि कम इख्तियारात के साथ होते, उतने तो उनको नहीं मिलने थे, या बिल्कुल आप समझते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अब इनको नहीं रखा जाएगा, तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, मराद बहुत ज़्यादा है और उतना काम नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा अब्दुल रऊफ साहब, ये तो ऑन द कार्ड था। मैंने कहा ये इस बात के बड़े कभी इम्कानात थे कि वसीम खान जाएंगे, बिकते धड़ाधड़ गिरेंगी। अब आप देखिएगा अगली बारी होगी आपके लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की, उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। और इसके बाद इस लिस्ट में एक और नाम है और वो है पीसीबी के डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद साहब का। उनके साथ एक इमरान अहमद खान है। ये दोनों उस फियास्को के जिम्मेदार थे जब डीआरएस जो है वो नहीं लगाया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में, और वो तो खुशकिस्मती थी कि इन लोगों की और बदकिस्मती पाकिस्तान की कि न्यूजीलैंड की टीम चली गई। फिर इसके अलावा और भी चीजें अभी देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी। अभी 13 दिन हुए रमीज राजा को पीसीबी का चेयरमैन बने, रफ्ता रफ्ता तब्दीलियां अमल में आएंगी अब्दुल रऊफ साहब। ठीक है जी हरमीत। मिर्जा साहब, जिस तरह तब्दीलियों की बात चल रही है, साथ साथ में अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, इधर आ जाते हैं खेल के हवाले से, तो हमेशा हमने देखा कि बाहर ममालिक में जो रीसाइकिल का जो सिस्टम है वो बड़ा ही कम पाया जाता है। हमारे यहाँ ये होता है कि 3 महीने में किसी ने परफॉर्मेंस दे दी तो ठीक है, उसके बाद ना दी तो उसको निकाला जाता है, 6 महीने बाद वो वापस आ जाता है। लेकिन दूसरे ममालिक में हम ये चीज देखते हैं कि अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं भी देता तो उसको चांस बड़ा मुश्किल से मिलता है। क्या, कैसे देखते हैं इस चीज को खत्म करना होगा सर? देखिए हरमीत, हमारे यहाँ का कल्चर ही डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगा लें, जो टीम सेलेक्ट हुई 15 रुकनी टीम वर्ल्ड कप T20 के लिए, उसमें कितने ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही। तो हमारे यहाँ कल्चर ही डिफरेंट है। हम किसी को मौके देते हैं तो मुसलसल देते चले जाते हैं, और किसी को मौके नहीं देना होते तो 1-2 मैच के बाद निकाल देते। फवाद आलम की मिसाल हमारे सामने, उसने अपने डेब्यू पे सेंचुरी की, उसके बाद वो पाकिस्तानी टीम से 10 साल बाहर रहा, फिर वापस आया। तो पाकिस्तान में ये कल्चर है कि पाकिस्तान में जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है कि जो फेवरेट है उसको जो है बहुत ज्यादा नवाजा जाता है, और जिसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है वो मुश्किलात से 2-4 होता है। अच्छा मिर्जा साहब, यहाँ पर ये फरमाइएगा, जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे थे और आपने कहा कि रमीज राजा साहब खासे मुतहर्रिक हैं और अभी मजीद इस्तीफे भी जो हैं वो भी लाइन में हैं और बहुत सी चेंजेस हम आने वाले वक्त में देखेंगे। सर, एहसान मानी साहब क्या इतने मुतहर्रिक नहीं थे? मतलब उनके दौर में भी तो काम तो चल रहे थे। मुतहरिक कहाँ थे रोमा? आप देखिए माशाल्लाह, वो इस साल मार्च में 77 बरस के हुए एहसान मानी साहब। एक जमाना था वो मुतारिक उस वक्त थे जब 2003 से
2006 तक वो आईसीसी के सदर रहे। लेकिन फिर उसके बाद आप देखें कि इतने साल के तवील अरसे के बाद 12 साल बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट में आए। जब इमरान खान ने वजीर आजम का ओहदा संभाला तब उस वक्त उनको जो है नजम सेठी की जगह पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया। तो इतने मुतारिक नहीं थे और वहां पर भी एक सर्द जंग जारी थी वसीम खान और एहसान मानी के दरमियान। आखिरी दिनों में इस जंग ने बड़ी शिद्दत इख्तियार कर ली थी, लेकिन वसीम खान को इस बात का अंदाजा था कि रमीज राजा के आने के बाद उनकी दाल नहीं गलेगी और वो उस तरह से जिस तरह से वो डिसीजन, क्योंकि मैंने कहा ना एहसान मानी साहब इतने मुतारिक नहीं थे जितने रमीज है, हर चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं रमीज राजा। तो वसीम खान को पता चल गया था कि इस तरह की चीजें होंगी। अब आप देखें जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का दौरा मनसूख हुआ तो रमीज राजा ने पहले एक वीडियो जारी की, फिर एक और वीडियो जारी की। वसीम खान पसे पर्दा रहे, उनको मीडिया के सामने लेकर आ गए, उन्होंने बड़ी मुश्किल से डिफेंड किया। तो ये सारी चीजें चल रही थी जिसका उन्हें अंदाजा पहले से बखूबी हो गया था। अच्छा मैं साहब ये फरमाइए कि आपने चीफ सेलेक्टर की भी बात की है कि वो भी उनके चांसेस हैं कि उनकी विकेट भी गिर जाएगी। उसकी वजह क्या टीम की सिलेक्शन है जो T20 वर्ल्ड कप के लिए जानी है या कोई और वजूहात हैं? देखें अब्दुल रऊफ साहब, मोहम्मद वसीम जो है वो 18 टेस्ट मैचेस और 25 वनडे खेले और आउट ऑफ नो वे वो अचानक चीफ सेलेक्टर बन गए। अगर वो चीफ सेलेक्टर ना बनते, सेलेक्टर बनते तो समझ में आती थी बात, लेकिन लगता यह है कि उनकी सिफारिश बहुत तगड़ी थी जिसकी वजह से वो चीफ सेलेक्टर बन गए। वो डच नेशनल भी है, जिस तरह वसीम खान ब्रिटिश नेशनल है, जिस तरह एहसान मानी ब्रिटिश नेशनल है, इस तरह मोहम्मद वसीम भी डच नेशनल है। तो वो चीफ सेलेक्टर जब बन गए और उनकी परफॉर्मेंस आपने देखा अब्दुल रऊफ साहब, जब शुरू में आए हमने तवक्को जाहिर की वो लैपटॉप लेकर और सारी प्रेजेंटेशन के साथ लड़कों के स्टैट्स दिखाते थे, हम समझे ये बड़े मुतारिक चीफ सेलेक्टर आए। लेकिन फिर उसके बाद चूंकि उनकी डोरें कहीं और से हिलाई जा रही थी तो फिर उसके बाद उन्होंने सिफारिशी खिलाड़ियों को मुंतखब करना शुरू कर दिया और लाखों रुपए महाना वो तनख्वाह लेते रहे। 10 लाख रुपए महाना से ज्यादा उनकी तनख्वाह है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा मिर्जा साहब, मैं अगर हम देखें जिस तरह इंग्लैंड ने बहाना बनाया, बहाना ही समझ लीजिए क्योंकि जिस्मानी और इस किस्म का बहाना कभी मुश्किल से मिलता है, स्पोर्ट्स के लिए इस खिलाड़ी के लिए कोई बहाना नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें आज की क्रिकेट को, आप अरसे दराज से कवर कर रहे हैं, आज की क्रिकेट को अगर हम देखें तो आज जो एक वक्त था कि खिलाड़ी जो है अपने वतन के लिए खेलते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि पैसों के लिए खेला जा रहा है। जिस तरह इंडियन प्रीमियर लीग आई है उसके बाद हम चाहे वो गोरे हैं या काले हैं या हमारे हैं तो वो जाके इंडिया में खेलने को तरजीह देते हैं। आप कैसे देखते हैं कितना नुकसानदेह साबित होगा आम जो क्रिकेट है उसके लिए इंडियन प्रीमियर लीग जो है? देखिए हरमीत, जब ये 2005 में T20 क्रिकेट आई तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर कैप्टन थे रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने कहा ये किस तरह की क्रिकेट है। लेकिन आप देखें एक साल के बाद ही 2007 में T20 वर्ल्ड कप हो गया साउथ अफ्रीका में। तो लोग कहते हैं ये T20 क्रिकेट 3 घंटे की एक फिल्म है जिसमें एंटरटेनमेंट भी होती है। अब तो चीयर लीडर्स नहीं आ रहे, वरना इसमें एंटरटेनमेंट भी होती है, चौके छक्के लगते हैं, गाने बनते हैं, गाने चलते हैं, टीमों के गाने, तो और पैसा भी बहुत है। 3 घंटे में खिलाड़ी को इतना पैसा मिल जाता है जो 5 रोजा टेस्ट मैच में नहीं मिलता। आप नोट करें ना कि T20 क्रिकेट आने के बाद अब टीमें 50 ओवर भी, खासतौर पर हमारी टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाती वनडे क्रिकेट की जो 5 जनवरी 1971 को आई थी। और टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट तो सबसे पुरानी है, मार्च 1877 से खेली जा रही है। तो T20 क्रिकेट के आने से एक तो खिलाड़ियों को कम वक्त में बहुत ज्यादा पैसा मिलने लग गया और खिलाड़ियों की तवज्जो भी उस जानिब हो गई है। अब आप देखें मोहम्मद आमिर हुए या दीगर क्रिकेटर्स हुए, वो सब T20 को तरजीह देते हैं इसलिए कि पैसा बहुत ज्यादा है और जल्द से जल्द जान छूट जाती, 3 घंटे में मैच खत्म हो जाता है। हाँ, जोर नहीं लगाना पड़ता इतना ना, मतलब वो जल्दी से। और फिर ग्लैमर जो उसके साथ एसोसिएट हो गया, वो तो आपने जैसे बात की वो बिल्कुल सही है। मैं साहब ये फरमाइए, ये जो मैं दोबारा वो सिलेक्शन टीम के मतलब आ रहा हूँ कि कोई ऐसे प्लेयर जिनके आप उम्मीद करते हैं कि उनको अब टीम में, चूंकि कप्तान को जो कप्तान है हमारे इमरान खान साहब, कप्तान ही उनको कहा जाता है अभी तक, तो वो उन्होंने तो ये कह दिया कि टीम में कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए। तो क्या एक्सपेक्टेड क्या है, कौन से प्लेयर बाहर हो सकते हैं, कौन से प्लेयर अंदर हो सकते हैं? आप राहुल साहब 3 अक्टूबर तक का वक्त मांगा है रमीज राजा ने और तवक्को यही है कि एक तो आजम खान, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन उनकी फिटनेस पर एक सवालिया निशान है और जिस शॉर्ट तरीके से शॉर्टकट के जरिए उनको लाया गया टीम में, उस पर भी एतराज हो रहा है। 3 T20 में उनके सिर्फ 6 रन हैं।
और उनको पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के लिए, और वो भी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन सेलेक्ट कर लिया गया। सितम गरीफी देखिए कि रोहेल नजीर यंग विकेट कीपर मौजूद है, तजुर्बाकार सरफराज अहमद मौजूद है, और उनके होते हुए आजम खान सेलेक्ट हो गए। तो मेरे ख्याल में एक तो आजम खान की छुट्टी होगी, दूसरे सोहेब मकसूद कुछ कर नहीं पा रहे। अभी एक उनकी ऑडियो लीक हुई थी, सियासतदानों की तो वीडियो लीक्स हो रही है, क्रिकेटर की ऑडियो लीक हो गई। आपको पता होगा कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो मैच हो रहा था उसमें सोहेब मकसूद ने कहा अगर इस तरह की विकेटें बनती रही तो हम तो बाहर हो जाएंगे। तो सोहेब मकसूद के चांस है बाहर होने का। और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं मोहम्मद हसनैन जो फास्ट बॉलर है उनकी जगह शाहनवाज दहानी को लाया जाए जो लाड़काना के फास्ट बॉलर है, तो ये एक्सपेक्टेड है। सरफराज अहमद का नाम भी है, फखर जमान, और उसके अलावा जो एक और नाम है उस्मान कादिर का। तो ये सब नाम है, अब देखते हैं इनमें से कौन से लड़के टीम में आते हैं, लेकिन जो बाहर होने वाले उनके नाम मैंने आपको बता दिए। ये शर्जील खान और शुएब मलिक, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका, इन दो के बारे में? देखिए शोएब मलिक के तो इम्कानात बड़े रोशन है, लेकिन जहां तक शर्जील खान की बात है, अब्दुल रऊफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का एक क्लियर स्टांस रहा है कि वो खिलाड़ी जो माजी में किसी भी चीज में मुलव्विस रहे हैं उनको ना रखा जाए। वो हमेशा से जब अपने YouTube चैनल पर भी कहते चले आए हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने मुल्क की इज्जत और वकार का सौदा किया उन्हें नहीं रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में शर्जील खान के इम्कानात कम नजर आते हैं क्योंकि वो सजा काट कर आए एक पीरियड गुजार के, लेकिन शोएब मलिक के इम्कानात काफी नजर आते हैं। अच्छा मिर्जा साहब, यहाँ पर ये फरमाइएगा, जिस तरह से इस्तीफे आने का सिलसिला तो जारी है, मजीद भी आपने कहा कि इस्तीफे एक्सपेक्टेड हैं, पीसीबी में आप क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं और मजीद आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अनफोल्ड हो सकती हैं आने वाले वक्त में? देखिए, एक तो रमीज राजा एक नई सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे। अभी देखिएगा मोहम्मद वसीम अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो उनको सैक कर दिया जाएगा, लेकिन चांसेस यही है कि वो खुद बाइज्जत अंदाज से चले जाएंगे। एक नई सिलेक्शन कमेटी जो रिवायती सिलेक्शन कमेटी होती थी माजी में, जिसमें 3 या 4 सिलेक्टर्स एक चीफ सिलेक्टर होता था, वो सिलेक्शन कमेटी होती थी। अभी तो मुख्तलिफ सूबाई एसोसिएशन जो 6 टीमें उनके हेड कोचेस पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी है। एक तो सिलेक्शन कमेटी का मामला है। दूसरे, रमीज राजा चूंकि मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, वो मीडिया को भी देखेंगे। हालांकि समीउल हसन हमारे दोस्त हैं, आईसीसी में रहे, लेकिन मुझे लग रहा है एहसान मानी और वसीम खान के जाने के बाद अब समीउल हसन के लिए भी ठहरना मुश्किल हो जाएगा, शायद वो खुद रिजाइन करके चले जाए। इसके अलावा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करना है। इसके अलावा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो डायरेक्टर है नदीम खान, पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान के बड़े भाई, जो सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले, एक मैच 1993 में और एक मैच 6 साल बाद 1999 में, तो लगता है उनकी भी छुट्टी होगी। और भी कई तब्दीलियां जो है वो ऑन द कार्ड है। रोमा, ठीक है जी। हरमीत, अच्छा मिर्जा साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जब गुज़िश्ता दिनों हमारी कौमी टीम की मुलाकात हुई तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये भी टिप्स दिए कि जो जमे हुए खिलाड़ी हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस ऑलरेडी दी है तो उनको ही तरजीह दी जाए। जो नए खिलाड़ी हैं वो टिकने में या जमने में उनको टाइम लगता है। तो क्या लगता है जो नए खिलाड़ी हैं उनका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं जब वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये टिप्स आया? तो देखिए हरमीत, वर्ल्ड कप एक मेगा इवेंट है, T20 वर्ल्ड कप, और इस मेगा इवेंट में उन खिलाड़ियों को जो डोमेस्टिक भी ज्यादा नहीं खेले, जो सिर्फ T20 की परफॉर्मेंस पर या सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पर अगर उन्हें सेलेक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। खान साहब सही कह रहे थे कि ऐसे खिलाड़ी जिनका तजुर्बा हो, क्योंकि तजुर्बे की जरूरत है T20 वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान के पास तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं। मेरे ख्याल में इनको चाहिए इन यंगस्टर्स को रखें, लेकिन यंगस्टर्स को वर्ल्ड कप के बाद इनको खिलाएं। अब हम इतना डरते थे शिकस्त से कि जिम्बाब्वे में हम खेलने गए, वहां हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम को खिला रहे। आप वहां ट्राई करते ना, आप साउथ अफ्रीका में ट्राई करते, आपने ट्राई नहीं किया, आप डर के हार के डर से आप अपनी उसी टीम को खिला रहे। तो मेरे ख्याल में इन फ्यूचर इन्हें यंगस्टर्स को मौके देने चाहिए। अगर वेस्ट इंडीज की टीम आती है आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में यंगस्टर्स को मौके जो है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो फराहम करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने हमें अपने एनालिसिस से आगाह किया। भी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, डिप्रेशन आजकल हम देखते हैं अपनी सराउंडिंग्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ये आम होता चला जा रहा है। डिप्रेशन ऐसा फेज है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा होपलेस फील करता है।
बिल्कुल भी फ्यूचर के बारे में वो होपफुल नहीं होता, बहुत डाउन फील करता है, सुसाइडल थॉट्स हर टाइम माइंड में रहती हैं और ज़िंदगी जीने की कोई तमन्ना इंसान के अंदर नहीं रहती है। और हम गाहे बगाहे रऊफ साहब अपने शो में इस पर डिस्कशन भी करते रहते हैं, बिकॉज इसके हवाले से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को कम कर देता है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स को डिफरेंट वेज में इफ़ेक्ट करता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाती है। सो इसका हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है, इस पर आज हम शो में बात करेंगे। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शबाना नाज हमें शो में ज्वाइन करिए। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। एक तो डिप्रेशन की अलामात, सिम्टम्स पर आप तफसीलन रोशनी डालिएगा, प्लस ये जो डिप्रेशन जैसा नासूर है ये हमारी बॉडी को किस किस अंदाज में मुतासर करने की सलाहियत रखता है। जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी देखें, दोबारा कोशिश करते हैं। ये सवाल यही है कि ये डिप्रेशन जो है जिसके बारे में बातें हो रही है कि ये इंसान को बिल्कुल एक ऐसी हालत में ले जाता है जहाँ पे वो मायूस हो जाता है और मायूसी के आलम में उससे फिर कुछ ऐसे काम भी हो जाते हैं गलत जो वो उसकी सेहत के ऊपर असरअंदाज होते हैं, वो बिल्कुल छोड़ देता है इंटरेस्ट लेना लाइफ में। तो उस हवाले से फरमाइए डिप्रेशन की अलामात के बारे में भी, फिर ये कि जिस्मानी सेहत को किस तरह से मुतासर करता है। डॉक्टर साहबा से हमारा राब्ता अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन रऊफ साहब हमने पहले भी अपने शो में डिस्कस किया, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको एक तो लोग बीमारी समझते नहीं हैं, मतलब ये समझा ही नहीं जाता कि ये हमें किस अंदाज में मुतासर कर सकता है। प्लस यंगस्टर्स में इसकी रेशो, इसकी मतलब जो फैल बहुत ज़्यादा रहा है ना यंगस्टर्स में, इतना मतलब एल्डरली ग्रुप में नहीं है जितना यंगस्टर्स में। और हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि शायद जो हमारी नौजवान नस्ल है उसने अपने टारगेट्स बहुत बड़े बड़े रख लिए होते हैं, फिर जब आप उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते तो वो मायूसी जो है वो हमारे अंदर जन्म लेती है। आप कुछ कह रहे थे? अच्छा जी, बिल्कुल। हाँ। उस हवाले से मतलब ये है कि इंसान इंटरेस्ट बिल्कुल चूँकि लूज कर जाता है लाइफ में, और आसपास के लोग जो हैं वो भी उसको समझ नहीं पाते, इवन घर वाले नहीं समझ पाते, तो लिहाजा उसको ऐसी हालत में, अब मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बिल्कुल उनका इलाज हो सकता है, उनको ठीक तरीके से अगर देखा जाए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी साइकेट्रिस्ट के पास उनको ले जाया जाए। लोग जो हैं वो निचले तबके में, ख़ास तौर पे निचले मतवस्त तबके में, वो इस अंडरस्टैंड नहीं करते, वो ये समझते हैं ये पता नहीं पागलपन की तरह की कोई चीज़ है। बहुत से लोग तो ऐसे, बहुत से लोग कहते हैं कि जी मतलब ये कुछ दिन खाए पिएगा, इसकी खुराक सही कर दो तो ठीक हो जाएगा, हालांकि इसका प्योरली ताल्लुक बॉडी केमिस्ट्री के मेरे साथ ख्याल में कॉज को हमेशा, डिप्रेशन आपको ऐसे ही नहीं हो जाता, हमेशा इसके साथ कोई ना कोई कॉज अटैच होती है और हर डिप्रेशन वाले फेज से गुजरने वाले बंदे को पता होता है, भले वो इग्नोर कर रहा हो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कि कॉज क्या है, लेकिन इसकी वजह जरूर होती है। खैर डॉक्टर साहिबा एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। फरमाइएगा डिप्रेशन की अलामात, एक तो इस पर रोशनी डालिएगा तफसीलन, कुछ तो हमने डिस्कस कर भी दी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी बताइएगा कि डिप्रेशन हमारी बॉडी को, बॉडी ऑर्गन्स को किस तरह से मुतासर कर सकता है, करता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, डिप्रेशन जो है मेनली डिप्रेशन का डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो मेंटल और फिजिकल दोनों हमारे ऊपर साइन सिम्टम्स आती हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब मेंटल हमारे पास साइन सिम्टम्स होती हैं तो हम उसको ज़्यादा नोटिसेबल होती हैं, लेकिन फिजिकल को हम इग्नोर करते हैं। एक्चुअली होता क्या है डिप्रेशन में, सबसे पहले तो ये मूड डिसऑर्डर, जो हर आदमी, आम आदमी को भी पता है कि मूड डिसऑर्डर होता है डिप्रेशन में। अब जब मूड डिसऑर्डर होता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, उसके साथ आपको भूख का ना लगना। मूड डिसऑर्डर में यही होता है कि भूख नहीं लगती, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। जब आपको भूख नहीं लगती तो उसमें क्या होता है कि दो तरह का डिप्रेशन होता है। एक तो आप बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि अमूमन पहले लोग ये समझते थे कि अगर डिप्रेशन में भूख नहीं लग रही तो वो डिप्रेशन है, लेकिन अब जो है एक और टाइप है एटिपिकल डिप्रेशन, जिसमें आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो डिप्रेशन में या तो इंसान बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जिसकी वजह से एक तो या एकदम वेट गेन करने लगता है या फिर एकदम से
उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अगर वजन वो ज्यादा गेन कर लेता है तो उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, उसकी ज्वाइंट पेन बढ़ जाता है, उसके मसल पेन बढ़ जाता है। और अगर उसका वेट कम हो रहा है तो उसके अंदर लो एनर्जी, यानी उसके अंदर काम करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाएगी, वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और मेनली ये होता है कि हम लोग ये समझते हैं कि डिप्रेशन में जो है वो आम आदमी अगर मोटा हो रहा है और वो बहुत ज्यादा खा रहा है तो आम सी चीज है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी बॉडी का वेट 5% ऑफ बॉडी वेट आपका या तो बढ़ रहा है या ज्यादा हो रहा है इन मूड डिसऑर्डर्स के साथ, तो इसका मतलब यह है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि नींद का ना आना, डिप्रेशन में नींद आपकी डिस्टर्ब होती है। जब आपकी नींद नहीं आती तो ऑटोमेटिकली जो है आपको सर दर्द है, आपके गर्दन के पट्टे जो है वो अकड़े रहते हैं, आपका पूरा जिस्म का जो मसल्स हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं कि आपको नींद नहीं आई। अच्छा, नींद नहीं आने की एक और वजह ये होती है कि इंसान का दिमाग सारी रात जो है वो सोचों में गुम रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सोते हैं लेकिन उसके बावजूद हमारा दिमाग चल रहा होता है, यानी दिमाग में जो है मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे होते हैं। थर्ड जो डिप्रेशन में चीज होती है वो होती है नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं तो उसमें आपको गुस्सा आता है, और गुस्सा उसकी कोई वजह नहीं होती। बाज दफा तो एक छोटी सी बात हुई उस पर आपको गुस्सा आ गया, बाज दफा ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो भी आपको गुस्सा नहीं आया। मतलब नॉर्मल से हट के आपके जो है वो बिहेवियर चेंजेस आपके अंदर आती हैं। अच्छा, और आप हैं, हम लोग हैं, अगर हमें गुस्सा आता है तो हम अपना गुस्सा निकाल के हम रिलैक्स हो जाते हैं कि हमने अपनी बात दूसरे तक पहुंचा दी। लेकिन इनमें यह होता है अगर आपको डिप्रेशन है तो आप गुस्सा करने के बावजूद आप और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आपके अंदर आती है फीलिंग ऑफ गिल्ट, यानी आपको ये महसूस होने लगता है कि मैंने कुछ बहुत बुरा कर दिया जिसकी वजह से इस आदमी के ऊपर गलत असर पड़ेगा, मेरी पर्सनैलिटी का असर गलत पड़ेगा, मैंने ज्यादती कर दी, मैंने किसी को तकलीफ दे दी। यानी आप जो काम भी करते हैं आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते, आप फौरन ही फीलिंग ऑफ गिल्ट का शिकार हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि उम्मूमन ज्यादातर ऐसे केसेस में हमारे सामने आते हैं कि कई लोगों को रीजन नहीं पता होता लेकिन वो परेशान नजर आते हैं, वो डिप्रेस नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम आजकल के नौजवानों को देखें तो या तो वो टैबलेट्स लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं, या कहते हैं भैया 2 कश लगा लूंगा तो डिप्रेशन भाग जाएगी। तो क्या लगता है कि ड्रग्स वगैरह से भी क्या डिप्रेशन में कमी हो सकती है, बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है फ्यूचर में? नहीं, बिल्कुल डिप्रेशन में कमी नहीं होती, ड्रग्स से डिप्रेशन हो जाता है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो डिप्रेशन का है, ड्रग्स लेना जो है। उसके अलावा ये कि जेनेटिक एक ज्यादातर जो उसका मेन कॉज होता है, जीन्स में अगर आपके है, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है डिप्रेशन की तो भी आपको होता है। दूसरा, अगर आपके साथ कोई ट्रॉमा हो गया है, बचपन में कोई ऐसी बात हो गई है, या कंटिन्यूसली कोई ऐसी चीज है जो आपके साथ जो आपकी सेल्फ स्टीम को, यानी आपकी जो है इसको उर्दू में क्या कि सेल्फ स्टीम को जो है वो कम कर रही है, आपकी बेइज्जती का बायस बन रही है, तो मुस्तकिल छोड़ी। जैसे आप किसी को हर वक्त आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि आप बहुत मोटे हैं और या आप बहुत दुबले हैं या आपका रंग बहुत काला है, बचपन से आप ये एक ही वर्ड सुनते आ रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता यही जो चीजें होती हैं ये आपका ट्रिगर। और ड्रग्स का इस्तेमाल जो है ये तो बहुत बड़ा जो है डिप्रेशन का कॉज है। ड्रग्स लेने से डिप्रेशन कम नहीं होता, बल्कि ड्रग लेने से आपकी मेंटल स्टेट बिल्कुल वर्स्ट हो जाती है, आपकी केमिकल डिसऑर्डर हो जाता है, मेंटल जितने भी आपके हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसमें डिप्रेशन कम नहीं हो सकता, इससे तो बल्कि एग्रीवेट होता है। और यहाँ पर आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि अक्सर हम डिप्रेशन के पेशेंट्स में देखते हैं स्टमक इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये बताइएगा कि डिप्रेशन की वजह से स्टमक इश्यूज होते हैं या स्टमक इश्यूज की वजह से डिप्रेशन होता है? ब्रीफ आंसर चाहिए। जी, डिप्रेशन की वजह से स्टमक इश्यूज होते हैं। बिल्कुल, डिप्रेशन हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं, हाइपोथैलेमस है, हमारे ब्रेन के एरिया है जो कि हमारी स्टमक की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज है, अगर आपको डिप्रेशन होता है, आपकी ब्रेन के हार्मोन्स, आपके जो है न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन जो है कंट्रोलिंग टावर है। आप ये समझे हमारी बॉडी का हर ऑर्गन, हर सिस्टम जो है वो ब्रेन से कंट्रोल हो रहा होता है। अगर आपको डिप्रेशन है या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर किसी वजह से जो है आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर या आपके मेंटल स्टेट, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका स्टमक अल्सर कॉज हो जाता है। डिप्रेशन की अगर हम बात करें, जिस तरह डॉक्टर साहिबा भी फरमा रही हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने गुड लक के लिए वक्त निकाला। ये ट्रीटेबल है, बट द थिंग इज इसको राइट टाइम पर इसका इलाज कर लिया जाए। इलाज कर लिया जाएगा तो ट्रीट हो जाएगा और बंदा भी उस फेज से बाहर आ जाएगा। सो इसको देखने की, इसको निगलेक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसको देख
देखने की और इसका इलाज करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम अगर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को देखें तो बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का मसाइल का शिकार है। हमारे यहाँ पर एक तो लोगों को इंसाफ मिलता नहीं है, फिर इंसाफ मिलने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर होती है। कई मुकदमात जो हैं वो लटके रहते हैं। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि लोग जो हैं वो दुनिया से चले जाते हैं और उनके केसेस के फैसले बाद में आ रहे होते हैं, जो कि अक्सर उन्हीं के हक में होते हैं। फिर दीवानी मुकदमात होते हैं, यानी इतना वो स्लो सिस्टम है और इसमें आज तक यानी पाकिस्तान बने इतना अरसा गुजर चुका है बट इसमें बेहतरी नहीं लाई जा सकी, इसको ठीक नहीं किया जा सका। क्या मसाइल हैं, किस तरह से इसको ठीक किया जाए। फिर हम साथ साथ अपने हाई प्रोफाइल केसेस को देखें तो उनमें भी बहुत ज़्यादा ताख़ीर होती है। वजूहात क्या है, इस पर आज हम शो में गुफ्तगू करेंगे। एडवोकेट इमरान शफीक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। इमरान, क्या वजह है पाकिस्तान बने इतना अरसा गुजर गया लेकिन आज तक हम अपने अदालती निजाम को ठीक नहीं कर पाए? शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या है पाकिस्तान के अदालती निजाम में? देखिए, एक तो बात जो सबसे अहम है वो ये है कि मुल्क का कोई भी निज़ाम और इदारा जो है वो दूसरे इदारों से इफेक्ट होता है। यानी आप अदलिया को आइसोलेट नहीं कर सकते बाकी इंतज़ामिया और मुकन्ना से। और आप अगर पाकिस्तान के बाकी सारे इदारों को भी देखें, वो भी सुस्त रवि का शिकार हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी ख़राब है। जब ओवरऑल पूरे निज़ाम की परफॉर्मेंस ख़राब है तो उसमें अदलिया की भी परफॉर्मेंस भी ख़राब है। फिर चूँकि अदलिया जो है वो बहुत सी चीज़ों पर इन्हिसार जो है वो दूसरे इदारों पर कर रही होती है, या जैसे तफ्तीश, अगर क्रिमिनल केसेस को देखें तो तफ्तीशकार जो इदारे हैं, हमारे तहकीकी इदारे हैं जो तफ्तीश करते हैं, पुलिस है, नैब है, FIA है, उन इदारों पर बहुत ज़्यादा इसका इन्हिसार होता है। फिर गवाहों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है। फिर वकला की जो अदालत में हाज़िरी है और उनकी तैयारी है उस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है। यानी अदलिया जब फंक्शन करती है तो ये बहुत से एलिमेंट्स हैं जो आउटसाइड उसके अपने स्कोप के से भी बाहर हैं। उनसे उसने बहुत से इंतज़ामिया के इदारे हैं जिससे उसने रिपोर्टें तलब करनी होती है किसी फैसले तक पहुँचने के लिए। तो इसलिए यकीनन जब बाकी इदारे भी चूँकि सुस्त रवि का शिकार हैं, अदलिया थोड़ा ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो जब अब आते हैं, अगर हम देखें तो अल्टीमेटली होता ये है, अब देखें बहुत से केसेस हैं पाकिस्तान में, उनकी तहकीक और तफ्तीश जो है वो चाहे नैब है, चाहे FIA है या आम पुलिस है पाकिस्तान की, उनके पास तफ्तीश साल साल चलती रहती है। 2-2 साल, 1.5 साल तफ्तीश चलती रहती है। अदालत में चालान ही नहीं आता। अच्छा, जब अदालत में चालान आ जाता है फिर पता चलता है कि फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, फलां रिपोर्टें अभी हासिल होना है। फिर जब अदालत चार्ज फ्रेम कर देती है तो गवाहों की तलबी का वाकया आता है। अब गवाह पेश करने होते हैं प्रोसिक्यूशन ने, कभी पता चलता है कि आज ये गवाह नहीं आ सका, फिर दूसरा गवाह नहीं आ सका। अच्छा, गवाह जब आ जाए तो फिर एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है वकला के शेड्यूल का। अब केस मैनेजमेंट का जो है पाकिस्तान में सिस्टम अच्छा नहीं है। होना ये चाहिए क्योंकि ऐसा अदालती निज़ाम हो और ऐसा खुदकार कोई, देखिए अब तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है कि एक वकील है उसके अगर क्लैश जो है वो कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए उसके शेड्यूल का केसों के साथ। अब अदालती निज़ाम में बड़ी अहम बात यह है कि अगर वकील सुप्रीम कोर्ट में बिजी है और उसका केस सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर वो पाकिस्तान की सबसे, चूंकि आला अदालत है, अदालत उज़्मा है, तो उसने उसमें पेश होना है, ये उसकी प्रायोरिटी है। अगर वो नहीं पेश होगा तो अदालती इखलाकियात और आदाब की वो खिलाफ वर्जी करेगा और उसका मुर्तकिब होगा। तो यकीनन वो उसे जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाके वो ये भी नहीं कह सकते कि वकील साहब हाई कोर्ट में बिजी है इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, ये अदालत की तौहीन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब वो गया तो जब सुप्रीम कोर्ट में अपने मुकदमे की बारी का वो इंतजार करेगा, हो सकता है सुबह से लेकर वो 2:30 बजे तक बैठा रहे और आखिर में जाके पता चले कि उसका केस ही कॉल नहीं हुआ। लेकिन उस रोज उसके पाकिस्तान की दीगर अदालतों में जो केसेस है, जो हाई कोर्ट में केसेस हैं, जो नैब में केसेस हैं, जो आम सिविल अदालतों में केसेस हैं, वो सारे के सारे केसेस उसके जो शेड्यूल में शामिल हैं, 8, 10, 15, 20 जितने भी हैं, वो सारे के सारे इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। और जज भी मजबूर होगा
कि हाँ भाई अब वो एक जस्टिफाइबल एक्सक्यूज है उसके पास कि वो सुप्रीम कोर्ट में है या हाई कोर्ट में, निचली अदलिया उसकी पाबंद है। ये एक ऐसी चीज है, इस शेड्यूल का आज तक पाकिस्तान में कोई अच्छा निजाम नहीं मुरतब हो सका। यानी अब एक कराची का वकील है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए इस्लामाबाद आया है, उसके 2 दिन अगर उस काम में लगे हैं तो 2 दिन तक उसके जो कराची में और निचली अदालतों में केसेस हैं वो सारे के सारे इल्तवा का शिकार हो जाएंगे और अदालत ऑर्डर शीट पर ये लिखने पर मजबूर होगी कि आज वकील साहब की वहां मसरूफियत थी इसलिए वो नहीं आ सके। ये चीजें हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है और एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। और इस सिस्टम पर बदकिस्मती से कोई बात नहीं कर रहा, आपने इस शो में बात की है, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि एक ऐसा खुदकार मैकेनिज्म हो कि जिसमें हर अदालत के पास सामने एक डिजिटल निज़ाम के जरिए रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हों कि आज मैं जब तारीख डाल रहा हूं तो वकील साहब की फिर बाकी केसों में वो दिन खाली हो, उनके लिए वो पेश हो सकें। यानी वकला का भी मसला है, इसी तरह तफ्तीशी हज़रात का भी मसला है, उनके पास 4-4, 5-5 केसेस होंगे। अब वो एक केस की तफ्तीश करने के लिए अगर हाई कोर्ट में केस कॉल हुआ है, वो वहां पहुंचे हुए हैं, तो निचली अदालत में अगर केस इमरान में आया है, ये बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा है, बहुत से आपने रीजंस बता दिए हैं, आपने कहा है कि सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, खुद का निजाम लाने की जरूरत है, वकीलों के इश्यूज हैं, इन्वेस्टिगेटर्स के इश्यूज हैं, बट ये इस्लाहात, ये मॉडिफिकेशन लाएगा कौन? चीजों को ठीक किसने करना है? जिम्मेदारी किसकी है? इसमें सबसे पहली तो जिम्मेदारी जो है वो मुकन्ना की है, लेजिस्लेचर की है कि वो कानून साजी इस तरीके से करे कि ये चीज़ें ना डिले की तरफ ना जाएं और स्पीडी हो। लेकिन वो मुकन्ना ने कई मुकदमात में कहा हुआ, देखें आप देखें नैब के मुकदमात के बारे में कानून या सेक्शन 16 ये कहता है कि 30 दिन के अंदर ट्रायल मुकम्मल होगा। आज तक पिछले 20-22 साल से नैब फंक्शन कर रहा है, कोई एक ऐसा मुकदमा भी है जो 30 दिन में उसका ट्रायल हो सका हो? या हो सकता वो 30 दिन के क्या 3-3, 4-4 साल, बल्कि 30 साल तक भी अगर आप बात को लेके जाएं तो वो चलती है। तो इसका मतलब ये है कि जो लेजिस्लेचर है उसने कुछ थोड़ी सी काम अपनी तरफ से किया, लेकिन अब ये 2 इदारों की विल भी है इसमें शामिल है कि वो कैसे, एक तो इंतजामिया है, एग्जीक्यूटिव है, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो इस चीज को फुली सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, वो इस चीज पर तैयार हो कि हम अदालती निजाम को बेहतर करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, हम बड़ी तादाद में जजेस को तैनात करेंगे। हम देखें ना, अब फोरेंसिक लेबोरेटरी पूरे पंजाब में 1 है या 2 हैं। अब पूरे पंजाब के केसेस को डील करने के लिए लाहौर में जाती है फोरेंसिक, अगर कोई किसी की फोरेंसिक रिपोर्ट लेनी हो, और अभी पिंडी में 1 लेबोरेटरी बनी है। तो आप अंदाजा लगाएं कि 2 लेबोरेटरियां हैं जो पूरे पंजाब का कितना बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसके किसी भी केस की फोरेंसिक एविडेंस है अगर वो जाने के लिए वो वहां जाएगी। यानी आप जब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस पूरे निजाम पर, तो आप सकते हैं कि आपको वहां से आउटपुट मिलेगी। जब आप इन्वेस्ट करेंगे उस निजाम में, उसको बेहतर बनाने के लिए आप अदालतों की तादाद बढ़ाएंगे, आप सहूलियात को देंगे। अब अदालतों में देखें, लिटिगेंट जाता है अदालत के बाहर, वहां आपकी अदालतें इस्लामाबाद की आपने देखी हैं पिछले दिनों, बहुत बड़ा वो रहा वकला के चेंबर्स का भी और इस्लामाबाद की अदालतों का, वो दुकानों में लिटरली वो अदालतें कायम हैं। एक छोटा सा कमरा है और वो किचन जितना कमरा है जिसमें एक जज साहब बैठे हुए हैं और उसके पास 100 केसों की 150 केसों की कॉज लिस्ट है। अब वो 150, और गर्मी का माहौल है, उसमें वो बेचारा क्या करेगा, कैसे वो मुकदमात का फैसला करेगा? यानी उसके बावजूद भी ये अदालतें काम कर रही हैं और इस तरीके से निज़ाम चल रहा है बगैर किसी किस्म की फैसिलिटी के। तो ये बड़ी बात है कि ये हमारे यहाँ फिर भी निज़ाम जो है वो किसी न किसी तरीके से चल रहा है, वरना एग्जीक्यूटिव में इसमें अपना जो कुछ पूछना चाह रहे थे रोज़ साहब? जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये थोड़ी सी बात इन्होंने पहले ही कर दी, मैं सहूलियात और उसके हवाले से बात कर रहा था। लेकिन जजेस की तादाद की कमी हमेशा रोना रोते हैं लोग कि जजेस की तादाद बहुत कम है, तो ये कितना ज़रा अफेक्ट कर रही है? और फिर इसको पूरा करने के लिए क्या पूरी बड़े निज़ाम को ओवरऑल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि जजेस की तादाद पूरी हो? ये किसने करना है फिर? देखिए, एक तो हकीकत यह है, बतौर कानूनदान मैं ये समझता हूं कि जजेस की तादाद एक बड़ा मसला ज़रूर है, इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला जजेस की कॉम्पिटेंसी का भी है। यानी एक काबिल जज जो है, बहरहाल हमने देखा है, ये जजेस की कॉम्पिटेंसी से भी नज़र आता है कि एक जज है वो 1 महीने में 50 केस 40 केस डिसाइड कर रहा है, उसी की 7 की कोर्ट का एक जज है वो उससे 3 केस भी डिसाइड नहीं हो पा रहे। तो यानी ये जजेस की कॉम्पिटेंसी का भी एक इशू है। आप उनकी कॉम्पिटेंसी को उनको कैसे बेहतर करेंगे, उनकी ट्रेनिंग कैसे करेंगे? एक ट्रेनिंग का निज़ाम है, उसको भी है, पाकिस्तान में जुडिशियल अकेडमी भी है, लेकिन बहरहाल ट्रेनिंग का वो निज़ाम पाकिस्तान में नहीं बन सका और जजेस की वो ट्रेनिंग नहीं हो सकी अभी तक जिसकी जो मुतकाजी है। जहाँ तक जजों की तादाद बढ़ाने का इशू है, तो
तादाद बढ़ाने के लिए तो अदलिया के पास वसाइल होंगे, तो अदालती निज़ाम में तो वो वसाइल जो है वो बहरहाल पाकिस्तान की मुकन्नना ने और पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की इंतजामिया, इन दोनों ने इसका कोई मैकेनिज्म बनाना है कि जिसके जरिए जो है वो ये चीज़ें आएँ, जजों की तादाद बढ़े और ताकि मुकदमात की जल्दी फैसला। साहब, अगर हम देखें अदालती निज़ाम की अगर हम बात करें तो आलमी रैंकिंग में 128 में 122 नंबर हमारा था। अब से बाद में फिर अफगानिस्तान ही आ जाता है। सूरत हाल तो ये है इंसाफ की। लेकिन हाँ, आपने जजों की बात की, वकला की बात करते हैं। अगर हम वकला की बात करें, ऐसे केसेस भी आते हैं जिसका बस नहीं चलता, जो फीस अदा करने का उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो फीस दे, तो फिर सरकारी जो वकील होता है उसको जब हायर किया जाता है तो वो उस केस में उसी तरह इंटरेस्ट नहीं लेता, उसको उस केस को बिल्कुल लाइट सा लिया जाता है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सरकारी इस वकील के लिए क्या कैसे इक़दाम किए जाए कि कम से कम इस केस में तो इंटरेस्ट ले? देखिए, दो बातें इसमें आपने की। एक तो 128वें नंबर पर दुनिया भर में हम हैं, वो बेसिकली उसकी 122वें नंबर पर, उसकी वजह ये वो जो इंडेक्स है ना, उसमें बड़ी अहम चीज देखी जाती है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को देखा जाता है। तो अब पाकिस्तान में अदलिया खुद मुख्तार है कि नहीं है और उसमें इंटरवेंशन क्या है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अक्सर बात होती भी रहती है और अदालती फैसलों पर बहुत सी चीज़ों पर हम तनकीद भी करते रहते हैं कि अदलिया को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। और अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो उसके नतीजे में उसके फैसलों पर लोगों पर एतमाद होगा। और चूंकि इंडिपेंडेंट रोमा जैसा कि आप जानती हैं, नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो आज अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये कि उनके जो वालिदैन थे उन्होंने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर रखा था। ख्वाजा हारिस जो है वो पेश होते रहे और आज जो जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने आपसे कुछ देर पहले ये फैसला सुनाया है और जो उनकी जमानतें करवाने की दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिए। और ये अहम डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ आपने बात की उस्मान मिर्जा वाले मामले की, जो थाना गोला की हदूद में एक वाकया पेश आता है, लड़की और लड़का को पढ़ना करके तशद्दुद करके एक वीडियो बनाई जाती है। आप जानती हैं कि ये वाकया नवंबर 2020 में पेश आता है और जुलाई में ये सोशल मीडिया में वायरल होती है। 6 जुलाई को थाना गोला में मुकदमा दर्ज होता है और गुज़िश्ता रोज जो इसमें डेवलपमेंट हुई थी, इसमें 2 डेवलपमेंट हुई थी। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 शरीक मुल्ज़मान थे उनकी जमानतें खारिज हुई हैं और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है वहाँ पे जो 8 मुल्ज़मान हैं उस्मान मिर्जा समेत जो मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्जा समेत तमाम मुल्ज़मान पर कल फर्द जुर्मायत की गई है। और अब इस केस का बाकायदा ट्रायल का 12 अक्टूबर से गवाह तलब किए गए हैं और इन पर ट्रायल का आगाज किया जा रहा है। तो ये एक मामला था जिसमें ताख़ीर होती रही, लेकिन इसमें जो मेन जो वजह से ये डिले हो रहा है, एक तो ये तमाम केस जो है उस वीडियो से जो बयान करता है, जो वीडियो बनाई गई। अब हमारे जरा ये कहते हैं जो वीडियो जिस मोबाइल से बनाई गई, जब वो मोबाइल ट्रांजिट के लिए भेजा गया तो फॉर्मेट करके भेजा गया, क्योंकि ये वीडियो अभी तक जो पुलिस का चाहिए वो व्हाट्सएप के थ्रू आई है। जो डायरेक्ट किस मोबाइल से किस डिवाइस से बनी उसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका। जो पुलिस की जानिब से प्लान भी पेश किया गया उसमें यही बताया गया कि पहले तो उसमें ये जिक्र किया गया कि उस्मान मिर्जा के ने जिस तरह वो तशद्दुद किया, वो वीडियो बनाई और सारा वाकया वीडियो की बेस पे बताया गया और साथ ये बताया गया पुलिस की जानिब से कि पहले तो हमने ये वीडियो देखी, हमारे पास सोशल मीडिया पे देखी, व्हाट्सएप पे, फिर ये कहा कि कोई लड़के 2 देख रहे थे, हमने उनके मोबाइल पे देखी। यहाँ बार बार पुलिस का बयान भी चेंज होता रहा है और जो उन्होंने इत्तलाह पेश किया उसमें ये बताया है कि ये सारा वाकया जो करवाने वाला उस्मान मिर्जा है अपनी साथियों की मदद से वीडियो बनाता रहा। लेकिन यहाँ जो मेन मसला ये आ रहा है कि जिस मोबाइल जिस डिवाइस से बनाई गई वो डिवाइस पुलिस ने जब फ्रांसी के लिए भिजवाई तो वो फॉर्मेट करके बनाई गई। जब उसे फ्रांसी को करने के लिए जब उस डिवाइस को ऑन किया गया तो बिल्कुल ऐसे ही मोबाइल था जैसे आप ब्रांड न्यू लेके आए अपनी जुबान मुंतखब करे, वहां से मोबाइल शुरू हो रहा है, उसमें कोई डेटा मौजूद नहीं था। तो ये काफी सारे ऐसे फैक्टर जिस वजह से ये केस जो है ये सवालत का शिकार हो रहा है, क्योंकि पुलिस को काफी इसमें स्ट्रगल करना पड़ रही है। और जो आप जानते हैं कि जो टीम बनाई गई थी एडिशनल जो SSP हैं अताउर रहमान, उनकी सरबराही में बनाई गई। हेलो हरमीत जी, आप कमेंट करना चाहेंगे? जी फैसल, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि साथ साथ ये बताइए कि 2 मुल्ज़िमान थे जिनको जमानत मिली थी, उसके हवाले से अदालत के क्या रिमार्क्स थे? देखिए, गुज़िश्ता रोज हरमीत जैसे मैंने आपको बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये 3 मुल्ज़िमान थे जिनको जमानतें मिली थी, तीनों की जमानतें खारिज कर दी और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि इस केस का फैसला 2 माह में करना है। इसको ट्रायल को मुकम्मल करके 2 माह में इसका फैसला किया जाए इस केस का। तो अब जो